कैसे हमारा सिनेमा साइबर क्राइम को दिखाता है, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद ज्यादा है, नुकसानदेह ज्यादा है। सबसे पहले तो बहुत लेमैन की भाषा में कोई भी हमको ये बताए कि साइबर क्राइम है क्या। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर इंटरनेट बहुत सस्ता है और लोगों के पास नौकरियां बहुत कम। मतलब जो फिल्मों में जो दिखाया गया है उसमें तो दूर दूर तक कोई सच्चाई है ही नहीं। ये पिक्चराइजेशन नहीं होती है। इनके जैसे दिखते हैं हैकर, इसके अच्छा। जैसे दिखते हैं हैकर और आपके जैसे दिखते हैं हैकर। सिवाय एक शो के जो कि हिंदुस्तान में ही बना है, हमारे झारखंड के एक शहर के नाम पे, उसका नाम है जामताड़ा। उसमें जिस प्रकार से हैकिंग दिखाई गई है, कंबोडिया के रैकेट में कर्नाटका के इतने यंग बच्चे एंटर हुए थे और वो वहां से निकल नहीं पाए। कितने ऐसे मामले हैं जिसमें लोग जेल जाते हैं। हिंदुस्तान में लोग रिपोर्ट लिखवाने पे ही खुश हो जाते हैं। जो नंबर बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि पुरुषों के साथ ये अपराध हो रहा है। जब हम 90s में टीवी देखते थे तो डीलक्स निरोध का ऐड आता था तो परिवार ऑकवर्ड हो जाता था। कैमरामैन शरण भाई ने एक्शन बोल दिया है तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत दिलचस्प बातचीत। हम इफ्फी आए थे, आपको पता ही है, मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, आप देख रहे हैं। गोवा में है, माहौल बहुत शानदार है, आसपास हैपनिंग चीजें हो रही है। इसी बीच ये जो स्टॉल पर्टिकुलर जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ जो मेरे आसपास लोग दिख रहे हैं, ये मेरे दोस्त कंपनी में से लोग हैं और ये लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पर और साइबर क्राइम पर, और मतलब दशक भर से ज्यादा आई गेस आप लोग इसमें हैं। और मैंने सोचा जैसे यहाँ फिल्में भी रिलीज हो रही है, फिल्में जैसे अब साइबर क्राइम हॉट कीवर्ड है आज के जमाने में, ठीक है। सेक्सटॉर्शंस के केसेस आ रहे हैं, लोगों को डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, लोग 50 तरह की ऐसी चीजें आ रही है। ओटीपी ना दे, बैंक वाले कह के सरकार कह के थक गई है कि भाई किसी को ओटीपी मत बताओ, पर गांव देहात तक अभी तक वो बात उतनी बड़े लेवल से पहुंची नहीं है। तो 50 नए तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं। तो हमने सोचा भाई, हम बातें कर रहे थे आपस में ऑफ द कैमरा कि क्या हो रहा है, क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है। फिर हमने सोचा ये सब कैमरे पे बात करते ताकि मुझे कोई को नॉलेज मिले, कई और लोगों को भी मिल जाए। तो हम लोगों ने अपने दोस्तों को बिठा लिया है और हम इन पे बातें करेंगे कि हाउ आवर सिनेमा, हमारा सिनेमा, अंग्रेजी निकल जाती है बीच बीच में माफ कीजिएगा, हिंदी चैनल है। तो कैसे हमारा सिनेमा साइबर क्राइम को दिखाता है, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद ज्यादा है, नुकसानदेह ज्यादा है, कहाँ गुंजाइश है और दिखाने की, और एक्चुअली क्या हो रहा है, कितना इससे डरना चाहिए, एआई और डीप फेक कितना खतरनाक है, इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और लिए जा सकते हैं, और कौन सी चीजें हैं जो कंट्रोल से बाहर है। इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ परिचय खुद देंगे, मैं दूं ठीक नहीं लगेगा। मेरा नाम अमिताभ है और मैं सोशल मीडिया मैटर्स के साथ काम करता हूँ। सोशल एंड मीडिया मैटर्स पिछले 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रही है। बेसिकली एक एनजीओ है और बहुत शानदार, मतलब ग्रास रूट लेवल पे जाके इतना बढ़िया काम हो रहा है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। मेरा नाम प्रतिष्ठा है और मैं भी सोशल मीडिया मैटर से काम करती हूँ। 10 साल 10 साल से ज्यादा। वाह। मेरा नाम विक्रम है और मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ और जब से अमिताभ काम कर रहे हैं मैं उनके साथ ही हूँ। हाय भाई। मेरा नाम आर्निका है और मैं सोशल मीडिया मैटर्स में रिसर्च, पॉलिसी और कम्युनिकेशंस हैंडल करती हूँ। तो देखिए, इन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि मैं ये करती हूँ भाई, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत लेमैन की भाषा में कोई भी हमको ये बताए कि साइबर क्राइम है क्या, इसका क्या लैंडस्केप। जिस प्रकार से अपराध होता है, जमीन पर होता है, हम सबको पता है, चोरी, डकैती, मारधाड़, जब ये इंटरनेट के द्वारा होने लग जाए या इंटरनेट पर होने लग जाए तो इसी को साइबर क्राइम कहा जाता है। और जिस प्रकार के अपराध हमारी धरती जीवन में चलते हैं, इंटरनेट पर भी उसका एक रूप देखने को मिलता है, जिस पे हम लोग खास करके काम करते हैं। ये अपराध बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है और हर साल, अब एक दशक से ज़्यादा समय हो गया ये काम करते हुए, तो इसको बदलते हुए भी हम लोगों ने देखा है। डिजिटल इंडिया और कोविड, दो ऐसी बड़ी बड़ी कैंपेन्स थी, एक एपिडेमिक और एक कैंपेन, एक महामारी, जिसने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर इंटरनेट बहुत सस्ता है और लोगों के पास नौकरियां बहुत कम, और हम सब लोगों को तकनीक बड़ी अच्छे से समझ में आती है। तो ये जो मिश्रण है, इस वजह से भारत में साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है
और हम लोग, हमारी संस्था और बहुत सारी और संस्थाएं इसके खिलाफ काम कर रही हैं। सिनेमा में साइबर क्राइम पे जब आते हैं तो ओवर सिंप्लीफिकेशन ज्यादा दिखता है। या तो कोई बहुत हॉटशॉट हैकर होगा जो घर बैठे बैठे मतलब 3 मिनट का टाइमर चल रहा होगा, उतनी देर में वो किसी का सर्वर हैक कर लेगा, किसी वॉल्ट को खोल देगा। मतलब हाइस्ट मूवीज में स्पेसिफिकली ऐसा दिखाई देता है। तो क्या ये इतना ही आसान है? मेरे ख्याल से हमारे साथ एक कोडर वेब मास्टर बैठे हैं, विक्रम, इनसे जरा इसके ऊपर बात विक्रम करें। भाई। ये हाँ, तो ये जो हॉलीवुड में और बॉलीवुड में जो दिखाते हैं ना, जैसे यूं किया और यूं घुमा दिया, तो वो तो वास्तविकता और मतलब जो फिल्मों में जो दिखाया गया है उसमें तो दूर दूर तक कोई सच्चाई है ही नहीं। तो वो इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने 4 कीबोर्ड पे बटन दबाए और लॉक खुल गया, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो फिल्मों में जिस तरीके से, क्योंकि आपने भी बोला किसी हॉटशॉट एक्टर को ले लिया गया, उसको चोरी करते हुए दिखा दिया गया है, चाहे वो फिल्म धूम की बात हो या फिर चाहे और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। ऋतिक रोशन की भी एक फिल्म है जिसमें वो चोरी करते हुए दिखाया गया है। तो ये जो है सच्चाई से एकदम विपरीत है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो असल में जो जिस तरीके से साइबर क्राइम होते हैं वो तो लोगों को दिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि उससे तो फिर लोग अवेयर हो जाएंगे ना। तो अवेयरनेस फैलाने का काम तो मतलब ये लगा लिए कि ये तो अमिताभ और मेरे जैसे और आप जैसे लोग ही कर रहे हैं। हाँ, बस वो इसीलिए। लेकिन हाँ, उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप पिक्चराइजेशन की बात कर रहे हैं ना, मैं बताती हूँ फिल्मों में क्या होता है। एक आदमी होता है, उसने काला हुडी पहना होता है, सर पे उसके एक टोपी होती है, कमरा अंधेरे वाला होता है और बहुत सारी स्क्रीन होती है जिसपे बेफिजूल की कोडिंग दिखेगी आपको। वो एक भी हैकिंग से रिलेटेड नहीं होती है। ये पिक्चराइजेशन नहीं होती है। इनके जैसे दिखते हैं हैकर, इसके जैसे दिखते हैं हैकर और आपके जैसे दिखते हैं हैकर। और वो हैकर दिखते नहीं ना, उनके हाथ पे टैटू होते हैं। और हैकिंग इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ये ऐसे बात करते हैं आपसे और ऐसे आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं फ़ोन पे, इंटरनेट पे या आपके आमने सामने। आपको और मुझको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन हैकिंग के लिए इस्तेमाल होगी। तो सिनेमा अगर कोई देख रहा है ना, बड़ा डायरेक्टर या कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो भी काम करने वाले हैं, रियल लाइफ पोर्ट्रेयल जब तक नहीं दिखाएंगे ना कि ऐसे दिखते हैं हैकर, ऐसे एक बेकार सी टी शर्ट भी पहनी हो सकती है पर उसको हैकिंग आती है। अभी मैं बताती हूँ आपको, मैं ये क्यों कह रही हूँ। मैंने अभी एक लंदन में एक समिट में गई थी, वहाँ एक सेशन था इंटरव्यू विद अ हैकर। भीड़, उस सेशन के लिए भीड़, सब देख रहे हैं हैकर आ रहा है, हैकर। एक इंटरव्यू फायरसाइड चैट हो रही थी, मैं भी सबसे आगे बैठी थी उसमें। चेक की टी शर्ट में मेरे फादर से थोड़ी सी कम उम्र के एक व्यक्ति एंटर कर रहे हैं और हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो थे हैकर, एथिकल हैकर थे वो। उन्होंने बताया कि हैकिंग की जो दुनिया, एथिकल हैकिंग वैसे बहुत डिफरेंस है, बट हम सब जो बैठे थे ना उस कमरे में, हमने भी यही सोचा था कि एक काली हुडी में एक आदमी शूज पहन के चलता हुआ आएगा। तो ये सब जो ये बातें कह रहे हैं ये यही है पिक्चराइजेशन में। और हैकिंग क्यों होती है? क्योंकि आप और मैं समझ ही नहीं पाते। वो आपके जैसे ही बात करते हैं मुझसे और मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हैकिंग वैसे होती है। सिवाय एक शो के जो कि हिंदुस्तान में ही बना है, हमारे झारखंड के एक शहर के नाम के, उसका नाम है जामतारा। उसमें जिस प्रकार से हैकिंग दिखाई गई है वो बहुत हद तक, उसमें भी मिर्च मसाला मनोरंजन तो है, लेकिन जो हैकर्स दिखाए गए और जो वजह दिखाई गई है वो सच्चाई के बहुत ज्यादा करीब है। तो हम लोग ने जामतारा में भी वर्कशॉप किया है, रांची में भी वर्कशॉप की है। उसमें बहुत सारे लड़के थे जो इसको गांव में आजकल इसको फोन चलाना कहा जाता है और गांव में इसको बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि इस गांव में समझा नहीं जाता ना ये क्या अपराध है। किसी को चोट तो लग नहीं रही, ना खून निकल रहा है, ना आप किसी को मार रहे हैं, ना ही आपको कहीं जाना पड़ रहा है। फोन पे बैठे हुए, फोन पे वैसे ही लोग लगे रहते हैं। जामतारा में जिस तरीके से दिखाया गया है, और मैं जितनी ये बड़ी कंपनियां हैं ना दुनिया की जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, भले ही फेसबुक हो, ट्विटर हो, फलाना ढिमकाना, मैं सबसे कहता हूँ एक बार जामतारा जरूर देखो, तब आपको समझ में आएगा कि जो अर्निका बात कह रही है, हैकर, टैटू और वो कूल से ज्यादा वो गरीब जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी और थोड़ा फोन चलाना आता है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ज्यादातर बच्चे अपराध कर रहे हो ये बच्चे ही हैं। ये 14 से लेकर के 24 साल की उम्र के लोग जिन्होंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ी है और शायद एक छोटी सी नौकरी एक कॉल सेंटर में की होगी, यही वापस गांव जाकर के अपना एक छोटा सा कॉल सेंटर बना करके वहां से अपराध कर। तो इसमें मेरा जब वो सीरीज आई थी तब भी ये सवाल था, अगर अथॉरिटीज को पता है कि एक पर्टिकुलर जगह में ये काम हो रहा है, इतना पब्लिसाइज है, आप
जगह का नाम जानते हैं, ठीक है, उस पर सीरीज बन गई है, फिर भी ये रुक क्यों नहीं पा रहा है? तो साइबर क्राइम सेल के साथ हमारी सीईओ Please, काम करती है, प्लीज थोड़ा ग्राउंड रियलिटी बताइए। तो बेसिकली जो अमिताभ ने बोला और जो मेरे अर्निक और अविक्रम ने बताया, हैकिंग में किसी मतलब इसमें कोई ना उम्र देखी जाती है, ना कोई लिंग देखा जाता है, ना ही कोई तबका देखा जाता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हैकिंग सिखाई जा रही है क्योंकि वो मास में हो रहा है। काफी ज्यादा लोगों के साथ हैक करके किसी ना किसी प्रकार का साइबर क्राइम हो रहा है। तो हम लोग ने आज से 5 साल पहले एक रिसर्च की थी जिसमें हम लोग ने साइबर क्राइम यूनिट को लिटरली फोन कर करके हमने पूछा था कि यहाँ पे साइबर क्राइम यूनिट है कि नहीं है। तो तब पता चला कि साइबर क्राइम सेल्स का जितना शोर मचाया गया था उतना वो था ही नहीं। असल में साइबर पुलिस जो होनी चाहिए थी उसका एक और हिस्सा जो है वो नॉर्मल पुलिस को ही दे दिया गया था। तो वो लोग मैनेज कर रहे थे दोनों प्रोफाइल्स को। तो जब मैं फ़ोन करती थी, मैं उनसे बात करती थी, मैं उनसे पूछती थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ साइबर क्राइम की रिपोर्ट हमारे पास ही आती है, पर ये नंबर आगे मत देना। जबकि वो नंबर पोर्टल से ही लिए गए हैं, जो पुलिस के पोर्टल्स हैं वहीं से लिए गए थे। तो ये रिसर्च हमने इसलिए की थी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे। और हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे थे साइबर क्राइम के, और इतनी जानकारी नहीं थी कि साथ में किसी के बाजू में भी अगर साइबर क्राइम सेल है या पुलिस स्टेशन है तो उनको ये पता नहीं था कि वहाँ जाके हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। तब तक साइबर क्राइम जो सरकार का पोर्टल है वो एक्टिव नहीं था, तो लोगों को फिजिकली जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना होता था और बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि जो एक पिक्चर बनाई गई है पुलिस की कि वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, पुलिस के पास कैसे जाएं, और अंडर एज बच्चे स्पेशली जिनके साथ क्राइम हो रहा था वो अपने परिवार का नाम लेके वो कैसे पुलिस तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप एक बार पुलिस तक पहुंच गए उसके बाद आपका परिवार इन्वॉल्व हो ही जाता है, और वो बच्चे चाहते ही नहीं कि हमारा नाम कहीं बाहर जाए। तो इसलिए हम लोग ने वो अनोनिमस रखने के लिए हमने एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन भी शुरू किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद कर सके। और जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तो पता लगा कि बहुत ही कम साइबर सेल्स थे उस टाइम पे, और परंतु आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा हो भी चुके हैं क्योंकि सरकार ने भी काम किया है, हम जैसी संस्थाओं ने जागरूकता भी फैलाई है और लोगों ने भी थोड़ी कोशिश करी है कि हम भी चीज़ों को जानें। सर, और दूसरी बात यह है कि करीबन 22 स्टेट्स में साइबर क्राइम सेल एक्टिव है, और इन 22 में से मुझे ऐसा लगता है कि 10 में उनके पास काफी पैसा है। लेकिन जिनके पास पैसा भी है, जो 10 है जिनके पास पैसा नहीं, उनकी तो अभी बात नहीं करते हैं, वो भी बड़े केसेस को देखते हैं जिसमें 50 लाख से ज्यादा पैसा। ज्यादातर जो अपराध हो रहा है ना वो छोटा अपराध हो रहा है, 500 रुपए, 1500 रुपए। लेकिन 1500 रुपए के अगर 1 लाख अपराध हो जाते हैं तो जो आंकड़े हैं, और ये बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, आरबीआई का खुद का आंकड़ा ऐसा है कि 3 करोड़ रुपए का डेली का फ्रॉड हो रहा है। ये आरबीआई कह रहा है, जो कंप्लेन पहुंच रही है। बाकी लोग कह रहे हैं खाली 1% लोग कंप्लेन करते हैं, बाकी नहीं रहा। अगर आपका भी 500 रुपए या 50 रुपए का फ्रॉड हो जाए, क्या आप पुलिस में जाके एफआईआर लगवाएंगे? तो वो 50 से 500 का ज्यादा क्राइम है। 50 लाख का क्राइम जो है वो कम है, उसको फाइनेंशियल विंग हैंडल करता है। किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई प्रॉब्लम हो लोग हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ पे चल रही जितनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनसे पूछ लीजिए, अगर सेक्सटॉर्शन में उन्होंने 50-60 हजार रुपए दे भी दिए, क्या उनके पास हिम्मत थी कि वो पुलिस स्टेशन जाए? क्या वो रिपोर्ट लिखवाएं? अगर उन्होंने लिखवाई, क्या उनको इंसाफ मिला? हम लोग तो 15 साल हो गए पुलिस के साथ काम करते हुए। इंसाफ, रिपोर्ट लिखवाना पहला कदम है। कोर्ट में जाकर उस दूसरे व्यक्ति को जेल पहुंचाना, कितने ऐसे मामले हैं जिसमें लोग जेल जाते हैं। हिंदुस्तान में लोग रिपोर्ट लिखवाने पे ही खुश हो जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट। इंसाफ की वो पहली कड़ी है, आखिरी नहीं। तो ये बाकी अपराधों में भी नहीं हो रहा। और वो कांस्टेबल भी क्या करे, वो कहता है यार मैं बलात्कार देखूं, मर्डर देखूं, या तुम्हारा ये 5000 का केस देखूं। सही बात है, राइट? तो हिंदुस्तान अभी वहां पर है। पर इंटरेस्टिंग बात, एक चीज जो अमिताभ ने जो बोली ना, जो मदद के लिए जो टूल सरकार ने दिए हुए हैं ना, वो कामयाबी से बहुत ही दूर है। मतलब उसके जरिए आपको कोई सहायता मिल ही नहीं सकती। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अमिताभ ने और मैंने एक बार डिसाइड किया था कि जो भी साइबर क्राइम की हेल्प के लिए लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं ना, उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि आपके अगर साथ साइबर क्राइम होता है तो आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। cybercrime.gov.in, इसके ऊपर कंप्लेंट करने के लिए ना मुझे 1 महीने तक मैं स्ट्रगल करता रहा कि मैं अपना अकाउंट क्रिएट करके उसके ऊपर मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकूं। और अगर आपके पास सारी जानकारी है भी ना, उसके बावजूद भी एक साधारण इंसान जो है वो अपनी कंप्लेंट वहां दर्ज कर ही नहीं सकता।
इतनी डिटेल उसमें मांगी गई है। ठीक है, एक तो कॉम्प्लिकेटेड मामला ये वैसी है क्योंकि फाइनेंशियल जुड़ा है इसमें, मामला पैसा जुड़ा है इसमें। तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन कि कब ये हुआ, कैसे हुआ, क्या आपके पास सबूत हैं, इतने सारे सबूत तो आपके पास वैसे ही नहीं होते हैं। तो वो जो आपके पास मदद के लिए जो टूल भी है ना, वो भी कारगर नहीं है, वो भी मतलब आपकी मदद कर ही नहीं सकते अगर आप चाहो। पहली बात तो आपको इतना हेजिटेशन रहता है कि यार मैं ये लोगों को बताऊंगा तो शर्मिंदगी महसूस होगी, इसके लिए आगे नहीं आते हैं। और जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो उनके आगे बाधाएं इतनी हैं कि वो कर ही नहीं सकते चाहते। तो ये बड़ी दिक्कत है एक। आप कुछ कह रहे हैं? बाधाओं की जो उन्होंने बात करी उसमें ये बात ये है कि जब भी कोई आम जनता जाके कोई भी कंप्लेंट दर्ज करती है, ना तो जो दर्ज कर रहा है उसको सेक्शन मालूम है और जो ना सामने दर्ज करने वाला बैठा है उसको मालूम है। तो सबसे बड़ी आयरनी हमारे यहाँ ये है कि लॉज जो है हमारे यहाँ के कानून जो हैं वो इतने सख्त नहीं है कि कौन से सेक्शन में कौन से क्राइम को रिपोर्ट किया जाए वो तक नहीं बताया जाता। एफआईआर में बोलते हैं कि साइबर क्राइम दर्ज कर रहे हैं पर कर देते हैं किसी और चीज़ की। तो उसको जो मैनिपुलेट हो जाती हैं चीज़ें, उससे जब वो केस बनता है वो केस एक्चुअली में बन नहीं पाता। मतलब वो एक पूरा एक जाल बन जाता है कि जिसमें बाद में जाके जब वो उसको फॉलो अप करता है तो वो उसको अल्टीमेटली वो क्लोज ही करना पड़ता है, क्योंकि जो आम इंसान है वो इतना ज़्यादा घूम जाता है, इतने ज़्यादा पैसे लगा देता है, वो सोचता है कि इतना तो मेरा गया नहीं जितना मैंने उसमें लगा दिया। लॉयर को हायर करना है, खुद के चक्कर लगाने, तो उसका समय जा रहा है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाता है या ऐसा कोई सॉल्यूशन आ जाता है जहाँ पे वो खुद से ट्रैक भी कर सकता है कि मेरा केस कहाँ पे है। मतलब बहुत दूर की बात कर रही हूँ फिलहाल तो मैं अभी, पर ये है कि उसको खुद का भी पता रहेगा कि ये कैसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं और कहाँ पे मेरा केस है, कौन से ज्यूरिसडिक्शन में उसको रिपोर्ट किया गया है, और जो बेसिकली बेसिक डिटेल्स होती हैं। ठीक है, ये तो फ्रॉड की बात हुई, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए। ठीक है, मतलब ये एक तरह से आपके बैंक से पैसा निकाल लिया मीठा बोल के वगैरह वगैरह सब कुछ जो भी है। सेक्सटॉर्शन पे जो आपकी रिपोर्ट है मैंने पढ़ी है, बहुत शानदार काम हुआ है वो। पहले तो मुझे ये बताइए कि उस रिपोर्ट के लिए आपने कितनी मेहनत की, ऑन ग्राउंड क्या क्या किया उसमें, और क्या उसकी फाइंडिंग्स हैं, थोड़ा मुझे उस रिपोर्ट के बारे में। तो सर, जब हम लोगों ने सोशल एंड मीडिया मैटर्स शुरू किया था तो उसमें हमने यही सोचा था कि हम लोगों की मदद करेंगे। एक सेकंड बस, आप ना सेक्सटॉर्शन का पूरा वो टर्म और वो है क्या चीज ये थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि कई लोगों के लिए एलियन टर्म हो गया। बिल्कुल। तो सेक्सटॉर्शन, जैसे हम लोग फाइनेंशियल क्राइम की बात कर रहे थे, सेक्सटॉर्शन में आजकल यही होता है, आपके पास एक फ़ोन आता है या एक ईमेल आती है, एक लिंक आता है, उसमें कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है। बहुत ही जल्दी वो दोस्ती बड़ी निजी हो जाती है, उसके अंदर साइबर सेक्स जिसको कहा जाता है, सेक्सुअल बातें शुरू हो जाती है। हो सकता है आपकी निजी फोटो या हो सकता है सामने वाले की निजी फोटो, और आपकी एक रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। अब हिंदुस्तान जैसी जगह जहाँ खुल करके अगर मैं अभी सेक्स चिल्ला दूँ, सब लोग, पूरी भीड़ मुझको देखने लग जाएगी। यहाँ इसकी बात नहीं की जाती। अगर ये हो जाए कि मेरी एक नंग धड़ंग फोटो है, उसमें एक दूसरी महिला या दूसरा पुरुष है, ये मैं आपके परिवार को बता दूंगा, तो मेरे जीवन में इससे बड़ा कोई कष्ट ही नहीं हो सकता। यहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर वो 100 रुपए हो या लाख रुपए हो या करोड़ रुपए हो, कि आपके पास कितना पैसा है वो आपसे लेने लगते हैं। वो आपसे ये कहते हैं तुम मुझे 100 रुपए दे दो और मैं तुम्हें फोटो दे दूंगा, किसी को नहीं छेड़ूंगा। तो आप 100 रुपए भेज देते हैं। फिर वो 2 दिन बाद फिर से फोन करते हैं, अरे देखो मुझे थोड़ी परेशानी होगी, 1000 रुपए दे दो, वरना एक फोटो बची थी वो मैं भेज दूंगा। ऐसे करके धीरे 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 आपसे पैसा मांगा जाता है, जब तक आपका या तो अकाउंट खत्म ना हो जाए, या आप परेशान होकर पुलिस के पास ना चले जाओ, या आप उनके पास उसको ब्लॉक ना कर दो। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही विस्तार रूप से कोविड के बाद बढ़ी है। क्योंकि कोविड में क्या हुआ, जितने ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे दुनिया के, राइट, इन सब लोगों का धंधा बंद हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, तो ट्रैफिकिंग कैसे होती, वो सारे आ गए सेक्सटॉर्शन पे। जो प्रोस्टिट्यूशन पहले रेड लाइट एरिया में होता था, वो अब आ गया हमारे फोन के ऊपर, और इसी का जुड़ा हुआ एक अपराध है सेक्सटॉर्शन का। तो अब पहले ये निजी होता था, अब बड़े बड़े गैंग्स और बड़े बड़े कॉल सेंटर्स इसको चलाते हैं। दिन में वो 10 से 20 हजार विक्टिम्स को सेक्सटॉर्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा अपराध है जिसकी कॉल्स हमारी भी हेल्पलाइन पे और हमारी ईमेल पे बहुत सारी आने लग गई। तो यहाँ से ये काम 10 साल पुराना है, जिसको हम लोगों ने भी समझा। ये दोनों लोग काउंसलर्स हैं, विक्रम काउंसलिंग करते हैं, मैं काउंसलिंग करता हूँ। कर करके हमको समझ में आया कि इतना बड़ा अपराध है, हर साइबर क्राइम सेल इसकी बात कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म इसकी बात कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में सिवाय हमारी रिपोर्ट के आज तक इस पे कोई डेटा ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट।
क्यों? क्योंकि FIR का डेटा हर पुलिस स्टेशन में पड़ा हुआ है, कहीं एक जगह पर सेंट्रलाइज नहीं है। कोई भी स्टेट अपना क्राइम दूसरे स्टेट के साथ शेयर नहीं करता, तो आपको पता चले तो चले कैसे। तो हमारा भी जो रिसर्च था, जिसकी मेथोडोलॉजी में सब लोगों ने काम किया है, अर्निका ने इसको लीड किया है, और राजन सर जो हमारे मित्र हैं, फील्ड नोट्स रिसर्च के साथ हमने पार्टनर किया। उनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत सारा उनका एक एक्सपीरियंस है इसके अंदर। लेकिन किस प्रकार से किया, आई थिंक अर्निका यू विल बी द बेस्ट पर्सन फॉर इट। श्योर, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रही हूँ। सेक्सटॉर्शन आप पूछ रहे थे, ये कॉम्बिनेशन है सेक्स और एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन ब्लैकमेल, सेक्स हम सबको पता है। सेक्स के बेसिस पे इंटीमेट इमेजेस, बेसिकली इंटीमेट इमेज अब्यूज के बेसिस पे किसी को भी ब्लैकमेल करना सेक्सटॉर्शन कहलाता है। हम सब ने बहुत सारी बातें की, छोटे शहर, छोटे गांव, पुलिस कंप्लेन, शहर में जाना। अब मैं इसको रिपोर्ट से लिंक कर देती हूँ। इंडिया की सबसे बड़ी सेक्सटॉर्शन स्टोरी इस साल ब्रेक हुई, वो कहाँ से आई थी? मेवात। आप में से कितने गए हैं मेवात? हम कितने गए हैं? मेवात के गांव में जाके जिन महिलाओं को इन्वॉल्व किया गया सेक्सटॉर्शन रैकेट को एग्जीक्यूट करने के लिए, मैं कह रही हूँ कि वो महिलाएं आपको कॉल कर रही थी, ये सारी महिलाएं घूंघट में मिलेंगी आपको। ये पार्ट है सेक्सटॉर्शन रैकेट का, क्योंकि उन महिलाओं को पहले एक्सटॉर्ट किया गया, फिर उनसे कहा गया कि अब आप इस रैकेट में ये कॉल करो। तो वो महिलाएं हैं जो आपको कॉल करिए, उनको कुछ नहीं पता वो क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट होती है सब। इसको सेक्सटॉर्शन को अब कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है कुछ भी नहीं है, आपके पास एक स्क्रिप्ट होगी और आपके पास एक पूरा सिस्टम है। बैठ के कॉल सेंटर के जैसे आपको कॉल करते रहना है। तो वो जो कह रहे हैं ना, दिन में 10,000 15,000 लोगों को आप कॉल, ऐसे नहीं, बॉट के जैसे कॉल करते रहना है। उसमें से 10,000 लोगों में से 500 आपके दोस्त बनना चाहेंगे शाम तक, क्योंकि आप एक महिला हैं और आप उनसे बात करें, वो आपके शाम तक बिजनेसमैन होते हैं, आपके दोस्त बनना चाहेंगे। फिर वो दोस्ती आगे बढ़ती है और ऐसे सेक्सटॉर्शन के केसेस होते हैं। ये रिपोर्ट जब हमने शुरू की थी, हमने सर्वे से शुरू किया। हमने, क्योंकि इस रिपोर्ट का इंटेंट था अवेयरनेस, इम्पैक्ट देखना और अवेयरनेस देखना और प्रेवलेंस देखना। तो ये एजेंडा था इस रिपोर्ट का। तो उसका पहला स्टेप था कि हम लोग बच्चों से पता करें कि उनको पता कितना है इस बारे में। इससे पता चला कि हमारे हर 12 में से एक रिस्पोंडेंट सेक्सटॉर्शन का शिकार था। वो किसी भी स्तर पे थी, बट उसके साथ एक ना एक इंस्टेंस हुआ था सेक्सटॉर्शन का। फिर हमने देखा कि ये सिर्फ यहाँ तक अवेयरनेस की बात नहीं समझ आएगी, फिर हमें KIIs करने थे। तो KII किए, की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूज किए, जिसमें हमने लॉ इन्फोर्समेंट से बात करी, जुडिशरी से बात करी और विक्टिम से बात करी और मीडिया प्रोफेशनल से बात करी। तो मीडिया ने जो हमें बताए इंस्टांसेस, क्योंकि मेवात की, मैंने उसी जर्नलिस्ट से बात करी जिसने मेवात की स्टोरी ब्रेक की थी, अद्रिजा बोस उनका नाम है। उन्होंने बताया कि जब वो फील्ड पे मेवात की स्टोरी की सर्च कर रही थी और बात कर रही थी, वो अंदाजा भी नहीं लगा पाई थी कि जो ग्रुप उनके सामने बैठा था, जो ये रैकेट था, उसका नंबर मेवात के उन घरों में कितना बड़ा है। और ये महिलाएं उन्होंने अब एम्प्लॉय कर ली हैं, एक्सटॉर्ट करके उनको एम्प्लॉय कर लिया है कि वो सारा एक बड़ा गैंग और रैकेट है। तो जो आप कह रहे हैं कि जब सबको पता है, जुडिशरी को पता है, तो जमतारा, मेवात, ये छोटे शहर है, दिल्ली मुंबई में इतना हो रहा है वो तो खैर दूर की बात है, पर ये छोटे छोटे शहर जहाँ पे लोगों को फर्स्टली फाइनेंशियल स्कैम्स के बेसिस पे आपको पहले बोला जाएगा कि आपको जॉब दी जाएगी, फिर उसके बाद आपको इस रैकेट में फंसा लिया जाएगा और आपके साथ किसी तरह के मैसेजेस शेयर करने के बाद आप वो मैसेज लीक नहीं कर सकते पब्लिक में, इसलिए आप उस रैकेट का पार्ट बन जाएंगे। कंबोडिया में जो रैकेट बस्ट किया गया, कंबोडिया के रैकेट में कर्नाटका के इतने यंग बच्चे एंटर हुए थे और वो वहां से निकल नहीं पाए। तो आप इमेजिन करिए, ये 4 दीवारी है, ये 4 दीवार के बीच में सेक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा है, कमरे हैं, उनको साइबर स्लेवरी रूम्स कहते हैं। उन कमरों के अंदर सिस्टम लगे हैं, उन कमरों के अंदर सिस्टम पे वो बच्चे बैठ के सेक्सटॉर्शन के लिए कॉल कर रहे हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे। आप चले गए हैं वहां पे, आप निकल नहीं पा रहे, आपके पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रख लिए। जब तक सरकार नहीं आई इसके अंदर, जब तक ये स्टोरी नहीं ब्रेक हुई, वो बच्चे नहीं निकल पा रहे थे वहां से। ये हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम का रेट है। नेक्स्ट हम आते हैं विक्टिम के बाद बात करते हैं।
सॉरी फॉर माई पैशन, बट क्योंकि जब आप विक्टिम से बात करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा जितनी चीज़ें और जितनी पॉलिसी, एक्ट, रिसोर्सेज, टूल्स कि हम जितनी बातें कर लिया, जितना काम मैंने भी किया है, हम सब ने किया है, वो सब इट ब्रिंग्स टू अ जीरो। पहला सेंटेंस होता है उस विक्टिम का कि मुझे पता है मेरी गलती है बट कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं है आगे। आप इमेजिन करिए, मेरी अगर कोई फोटो इंटरनेट पे है और मेरे पास एक इंसान नहीं है जिससे मैं ये बोल सकूं कि प्लीज़ हेल्प मी, ना मेरे दोस्त, ना मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, मेरी फैमिली नहीं समझती है ये। इंडिया एक बहुत ही कल्चरली नुआंस्ड कंट्री है, ये हम कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कंट्री नहीं है कि मैं जाके अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें नहीं शेयर करती। और सेक्सटॉर्शन के साथ इतना बड़ा स्टिग्मा जुड़ा है क्योंकि मैं किसी के साथ डेटिंग साइट पे थी, मैंने किसी लड़के से बात करी, मैंने किसी तरह की वीडियो में एंगेज हुई, इसलिए मेरी वीडियो बन गई। ये ट्रॉमा, कैन यू इमेजिन? और जब आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, अब आप बस एक सेकंड के लिए सब इमेजिन करो, इंटरनेट पे मेरी वीडियो वायरल हो सकती है जो कि मैं किसी के साथ, उसका सल्यूशन नहीं है मेरे पास। मैं रिपोर्ट करती रहती हूँ, प्लेटफॉर्म मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं सरकार के पास नहीं जा सकती, पुलिस स्टेशन तो बहुत दूर की बात है। वहाँ जाके आपको लगता है मैं कांस्टेबल से बोल सकती हूँ कि सर मेरा एक वीडियो लीक हो गया, आप मेरी हेल्प करो? टेल मी वन पुलिस स्टेशन दैट यू कैन गो टू। सर मैं तो हम यहाँ पर हैं अभी। सर मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, हमारी रिसर्च से पहले हम लोग के पास बहुत सारे सेक्सटॉर्शन के केसेस आए, कुछ नहीं 3 महीने में हमारे पास 200 से 250 केसेस भर गए थे। दिन में 25 से 30 केसेस आ रहे थे। मतलब ये तो फिर भी नंबर कम होगा, बट बहुत सारे केसेस आ रहे थे। हम लोग खुद ही हैंडल कर रहे थे इन केसेस को। इन केसेस में ये था कि लोग हमें फ़ोन करते थे, वो डर के हमें फ़ोन कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि मेरा वीडियो, मेरी फ़ोटो इस प्लेटफॉर्म पे चली गई है, आप हटवा दो। मतलब इतना आसान नहीं लगता था कि हम उनको ये बोल सके कि आप मुझे 5 मिनट दो, क्योंकि क्या हो रहा था कि वो वीडियो आती थी, हम देखते थे, हम उसको रिव्यू करते थे और हम उसको प्रोसेस में डालते थे कि वो हट जाए। सर एक हफ्ता लगा है हमें वो वीडियो हटवाने के लिए, और एक हफ्ता हमने उस विक्टिम की सुनी है, हमने उससे गालियाँ भी खाई हैं कि आप इतना नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हम एक सिविल सोसाइटी हैं, और सिविल सोसाइटी में हम लोग जितने लोगों की मदद करना चाहते हैं वो उतनी करने की कोशिश करते हैं, पर हमारे हाथ भी बन जाते हैं एक टाइम पे आके, क्योंकि जब तक हमारे पास सामने से जवाब नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने उसकी बात सुनी, हमने उसको प्रोसेस बताया, हमने उसको ये भी बोला कि आप सरकारी पोर्टल पे भी उसको दर्ज करो ताकि वहाँ पे भी रिकॉर्ड हो आपके पास। आप जब दर्ज करते हो तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है ताकि आप उसको वहाँ से देख सकते हो। साथ ही साथ जो भी प्लेटफॉर्म पे ये उनके अपलोड हो रही थी वीडियो या जिस भी पोस्ट पे वो जा रहा था, हमने उस प्लेटफॉर्म को भी रिपोर्ट किया कि इसको प्लीज़ हटाइए। बहुत सी बार हमें रिस्पॉन्स भी नहीं मिला, जो कि अर्निका ने बताया। ये तो रिसर्च के दौरान के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, और ये हमारे उससे पहले के भी एक्सपीरियंस हैं जो हम लोग ने काफ़ी कष्ट हमने देखे हैं कि कैसे एक विक्टिम जो है हमारे पास आता है और हम कितनी ही उसकी मदद कर पाते हैं। और बहुत हमने कोशिश भी करी है, 10-10, 12-12 घंटे भी दिए हैं एक दिन में सिर्फ उस केस को रिजॉल्व करने के लिए, और एक हफ्ता भी लगाया है उस केस को रिजॉल्व करने में। आज ये है कि हमारे पास जो केसेस आते हैं, अब लोग उस पर डायरेक्टली लिखते हैं सेक्सटॉर्शन। पहले वो आता था हरासमेंट के फॉर्म में, हरासमेंट हुआ है, फिर बोलते थे ब्लैकमेल हुआ है। अब वो सीधा लिखते बिकॉज समवेयर दे नो, उनको मालूम है कि सेक्सटॉर्शन वर्ड को यूज़ करना है, तो सेक्सटॉर्शन वर्ड वो लिख के भेजते हैं और अपने स्क्रीनशॉट्स भी भेजते हैं कि ये हुआ है। तो अचंभे की बात यह है कि वहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, पैसे भी दिए हैं, सारा कुछ एंगेजमेंट हुआ है, बट देन अगेन हम लोग जान नहीं पा रहे, ना तो वो टेलीकॉम सर्विस को बता पा रहे कि आपके नंबर का यूज़ हो रहा है, बैंक को नहीं बता पा रहे कि आपके बैंक से ये ट्रांजैक्शन हो रही है, प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँचा पा रहे कि आपका प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है, और सरकार के साथ भी हाथ बंद है क्योंकि वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो समवेयर और दी अदर जहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो फेलियर हमको दिखता चला जाता है, तो इसलिए हम लोग जब तक सब साथ में मिलकर काम नहीं कर पाते हैं तो हमको वहाँ पे कोई सॉल्यूशन दिखता भी नहीं है। हाँ, काफ़ी डिप्रेसिंग है ये। मतलब आप तो इमोशनली हो गई थी बात करते हुए। आप अगर एक विक्टिम से फोन पे बात करेंगे ना, सिर्फ एक से बात करिए, और मैं चैलेंज कर रही हूँ, आपका चैनल मुझे सबने बताया बड़ा पॉपुलर है, कोई भी प्लेटफॉर्म का, एवरी प्लेटफॉर्म, आई एम चैलेंजिंग, टेल मी कि एक किसी प्लेटफॉर्म ने किसी विक्टिम से बात की हो। आप बात करिए और आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं लगेगी, आप एक से बात करो, आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम है ही नहीं। फेलियर तो तब होता है जब सिस्टम इन प्लेस होता है,
देयर इज नो सिस्टम। आपकी कंट्री में सेक्सटॉर्शन का लॉ नहीं है अभी। देयर इज ओनली जम्मू एंड कश्मीर, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द रणबीर पीनल कोड, बिकॉज उनका आरपीसी माना जाता है। They in 2018, if I'm not wrong, in 2018 Jammu and Kashmir the state adapted कि उस extortion को as a word they tried and take it in the system। आप पूरे इंडिया में otherwise आपको extortion के कोई पॉलिसी नहीं मिलेगी। So if you want to prepare an FIR, ये बना जाएगा copyright, intimate abuse, extortion, blackmail, cyber harassment। ये 5 लॉयर बैठ के पहले 5 आपकी वो इकट्ठे करेगा तब जाके। और मुझे नहीं पता, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर फ़ोटो मेरी इंटीमेट वायरल है तो मुझे नहीं पता मेरे पास कितनी हिम्मत है कि मैं लॉयर और पुलिस स्टेशन में ये बैठ के करूँ। तो फेलियर तो हम वैसे ही हैं। अगर किसी भी कंट्री का एक इंसान, एक सिटीजन साइबर क्राइम का शिकार है और वो लॉ इन्फोर्समेंट के पास नहीं जा रहा है, तो अब आप समझ जाइए कि आपका सिस्टम। तो क्या इसका कोई मॉरल पक्ष भी है? जैसे कि हम संस्कारी देश से आते हैं ऑफ कोर्स, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात वही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और वही सबसे बड़ा रीजन है कि nobody is sharing with no one। हमारी रिपोर्ट में आया Right। 50% से ज्यादा रिस्पोंडेंट ने जो कि सेक्सटॉर्शन विक्टिम थे, दे सेड कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। अब उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है और सरकार ने एक आंकड़ा अप्रैल में रिलीज किया, वो भी सिर्फ कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है हमें उसका आंकड़ा रिलीज किया। तो अब अगर 50% यूजर ये कह रहा है कि मैंने तो रिपोर्ट किया ही नहीं, तो जो आंकड़ा थोड़ा बहुत अवेलेबल है इसका मतलब वो सही नहीं है। महाराष्ट्र की स्टेट में, एंड इट इज अ हिडन फिगर, दैट ओनली 0.5% केसेस ऑफ सेक्सटॉर्शन हैव बीन रजिस्टर्ड। नाउ इमेजिन 0.5%। आपने और मैंने कब सुना होगा सेक्सटॉर्शन? शायद जब किसी सेलिब्रिटी का नाम किसी में आया होगा या फिर डीप फेक बन गया, तब आपने और मैंने सुना ना सेक्सटॉर्शन। उसके सिवा आप कहाँ पढ़ा आपने? कौन सा आंकड़ा है? एनसीआरबी ने कौन सा आपको डेटा दिया? मैंने बहुत सारी आरटीआईज फाइल करी, आई डिडंट गेट एनी डेटा। मतलब खुद हमें रिसर्च करनी पड़ी। अब मैं जब ये कहीं जाके हमें प्रेजेंट करने के मौके मिलते हैं, वहाँ जाती हूँ, देन पीपल आर कमिंग टू अस कि अच्छा देयर इज सम डेटा, कैन यू प्लीज शेयर दैट विद अस। तो ये एक छोटी सी संस्था है जिसको वो डेटा देना पड़ रहा है, और हमारी पॉलिसी इसलिए नहीं है क्योंकि डेटा नहीं है। तो ये तो एक सर्कल है ना, इससे बाहर कैसे निकला जाएगा ये देखना है। हम तो घूम ही रहे हैं, देयर इज नो डेटा, देयर इज नो पॉलिसी। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आप एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि सेक्सटॉर्शन केस की रिपोर्टिंग में अगर थोड़ा बहुत भी इजाफा हुआ है तो उसमें जो एक नया जेंडर आ गया है पिक्चर में, उस वजह से थोड़ा उसको एलैबोरेट कीजिए। हाँ, तो इसके पहले जो ज्यादा अपराध होता था वो महिलाओं के ऊपर होता था, बच्चों के ऊपर होता था, और वो जैसा कि अर्निका ने बताया पुलिस स्टेशन नहीं जाते। अब सेक्सटॉर्शन खास करके कोविड के बाद ये ज्यादातर पुरुषों के साथ हो रहा है, और बहुत सारे तो रईस पुरुष हैं जिनके साथ ये हो रहा है, तो उनके पास थोड़ी ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि जो हमारी पितृसत्ता है उसमें पुरुषों को ये दिया जाता है कि आप थोड़ी अपनी बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए जो थोड़े बहुत केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं वो भी उन लोगों के रिपोर्ट हो रहे हैं जो पुरुष है। जो नंबर बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि पुरुषों के साथ ये अपराध हो रहा है। और एक वो भी तो उनको वो है ना कि एक सेफ्टी वॉल्व टाइप चीज है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है टाइप चलता है ये नैरेटिव। पुरुष है वो खुल के बाकी पुरुषों से बात कर सकते हैं। थोड़ा हिंदुस्तानी परंपरा में शायद पितृसत्ता में सेक्सुअलिटी की जो बात है वो पुरुष थोड़ा और खुल करके पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। ज्यादा वो भी नहीं कर सकते, लेकिन महिलाओं की तुलना में डेफिनेटली ज्यादा कर सकते हैं। और ये जो बदलाव है, और ये खाली हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरी दुनिया में ये बदलाव आया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यंग बॉयज, बच्चों के साथ, पुरुषों के साथ, लड़कों के साथ ये अपराध हो रहा है। इसके पहले ज्यादातर ये लड़कियों और महिलाओं के साथ होता था। तो सेक्सटॉर्शन 2024 में जिस तरीके से हो रहा है उसमें एक विक्टिम की जो हम प्रोफाइल कहते हैं वो भी बदल गई। कमिंग बैक टू सिनेमा, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, हालांकि जो आपने बातें की, मतलब एक तो आपका काम बहुत कमाल है, और रिपोर्ट आप जरूर पढ़िएगा। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि रिपोर्ट कोई पढ़ना चाहे कहाँ पढ़े। ये हमारी वेबसाइट पर लिंक है जो कि विक्रम और अर्निका ने अपलोड किया है, तो आपके साथ एकदम शेयर कर देंगे। प्लीज विक्रम, हमारी वेबसाइट है socialmediamatters.in। उसमें रिसर्च का एक सेक्शन है, उसमें सबसे ऊपर आपको ये मिल जाएगी। राइट, क्या क्या इसके मतलब आप की पॉइंट्स अगर मुझे ब्रीफली बता सके इस रिपोर्ट में आपने क्या क्या
अनिका इज द बेस्ट पर्सन। नहीं, इसी जैसे मैंने बताया हर रिपोर्ट का एक एजेंडा होता है, तो इस सर्वे का एजेंडा था अवेयरनेस और प्रेवलेंस को देखना कि सेक्सटॉर्शन, पहली बार बात हो रही थी पब्लिक में इसके बारे में, तो हम देखना चाहते बच्चों को कितनी जानकारी है। तो सबने सुना है, ये बज़वर्ड है, सबको पता है सेक्सटॉर्शन किसी के दोस्त के साथ हुआ है, किसी के फैमिली रिलेटिव में हुआ है, तो हमें ये पता करना था। तो ये तो हमारा सर्वे का एजेंडा ये था कि पता करें किस तरह से हो रहा है सेक्सटॉर्शन, क्या वो रिपोर्ट कर रहे हैं उन केसेस को या नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों ने लॉ एनफोर्समेंट को पहुंचने की कोशिश करी इसके बाद, वंस दे वर अ विक्टिम। ये सारी चीज़ें हमें पता करनी थी। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस रिपोर्ट सर्वे में ये था कि इसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए आपको, या जो हमारे सर्वे रिस्पॉन्डेंट्स थे, कि आपको क्या चाहिए। 85% से ज़्यादा लोगों ने बोला कि हम चाहते हैं कि कोई आए और हमसे बात करे इस बारे में, वो वर्कशॉप हो, वो किसी भी तरह के माध्यम से हो, कोई डायलॉग ही नहीं है। आप खुद देख लीजिए कितने ये कॉलेजेस में हो रहा है, ये कॉर्पोरेट्स में हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। अमिताभ जैसे बता रहे थे, तो मैं उसके एग्जांपल दे रही हूँ कि मर्द क्यों इसमें फंस रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये डेटिंग एप्स के थ्रू किया जाता है। सो देयर आर डीप एआई के आने से एक जो बहुत सारे फायदे हुए हैं, बट एक नुकसान ये हो गया कि एआई मल्टीप्लाई कर देता है, हर चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बहुत सारी फेक प्रोफाइल बनती हैं जो कि औरतों की बनाई जाती हैं, और वो फेक प्रोफाइल्स इंटरैक्ट कर रही हैं इन पुरुषों के साथ, और फिर उनको इन फेक प्रोफाइल्स में फंसाकर फिर उसके बाद एक वीडियो या एक ऐसी इंटीमेट अब्यूजरी इमेज या वीडियो निकाली जाती है जिसके बेसिस पे सेक्सटॉर्शन होता है। तो इसीलिए इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेन एज विक्टिम्स ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके बारे में कई लोग रिसर्च कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी हमने बात की थी इस बारे में। तो ये इस रिपोर्ट के उसके बाद जो हमारा किया है, मेरे लिए पर्सनली इस रिपोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इंसाइटफुल सेक्शन है जहाँ पे विक्टिम से हमने बात करी है। जब विक्टिम आपको बताते हैं कि मैंने ये ट्राई किया था, मैंने रिपोर्ट किया था, मुझे 3 हफ्ते तक किसी से जवाब नहीं मिला, इन दी एंड इट वाज ओनली माय फ्यू ट्रस्टेड फ्रेंड्स, मेरे कुछ 2 दोस्त थे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये जो भी विक्टिम थे जिनसे मेरी बातें हो रही थी, कई विक्टिम ऐसे थे जो कि यंग प्रोफेशनल्स हैं। यंग प्रोफेशनल्स की जितनी भी सैलरी होती है, एक करीबन 3 लाख रुपए तक दे चुका था इसमें। तब जाके वो हिम्मत जुटा पाया किसी एक दोस्त से बोलने की कि ये मेरे साथ हो रहा है। तब उस दोस्त ने बोला कि कुछ भी करना, पैसे मत देना। तब जाके वो वहाँ पे स्टॉपर, पर अभी भी वो फियर में जीता है। हर इंसान जिसको इसका रेजोल्यूशन को सोल्यूशन नहीं मिला है, वो कंटिन्यूस फियर में जीता है। हर एक अननोन नंबर और एक हर अननोन नंबर से मैसेज, व्हाट्सएप या कॉल, ऐसा लगता है उसी से आ रहा है। तो ये जो ट्रॉमा, स्टिग्मा और फियर के साथ जीते हैं ना यूजर्स, ये आपको परेशान करना चाहिए, इससे मुझे परेशानी होनी चाहिए, इससे लॉ एनफोर्समेंट, जुडिशरी, सरकार, एवरीबडी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, उसको इससे परेशानी होनी चाहिए। आपको और हमें नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस विक्टिम को नींद नहीं आ रही है। और आप सोचो कि हर एक प्राइवेट नंबर का कॉल, हर एक अननोन कॉल अगर आपको दिक्कत कर रहा है, देन दिस इज अ किलर डिवाइस फॉर यू। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। राइट। एक सवाल मेरा आप सब लोगों से इस सब्जेक्ट में लास्ट, कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं, कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है, आपने बोला कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, फेलियर या उसकी तो बात की बात है, राइट। तो इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे कि इसको रोकने के लिए, जैसे एक चीज मुझे ये समझ में आती है कि अगर इस सरकारें कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम ऐसी कोई ड्राइव चला ले, अवेयरनेस ड्राइव, जो लोगों को ये बताए कि रिपोर्ट करने से डरो मत। जो उसके साथ वो जो सोशल वो है ना कि बदनामी का जो डर है लोगों के लिए, सबसे बड़ा वही किल करता है। अगर हम जैसे पहले निरोध के एड्स नहीं आते थे, अब धीरे धीरे हो गए, अब ड्राइंग रूम्स में चलते हैं और फैमिलीज ओके हो गई है उसके साथ। जब हम 90s में टीवी देखते थे तो डीलक्स निरोध का ऐड आता था तो परिवार ऑकवर्ड हो जाता था कि भाई ये क्या चल रहा है, ठीक है। अब नहीं होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़े, तो क्या इसमें कुछ कर सकती है सरकारें, करना चाहिए क्या कोई ऐसा हम बहुत आगे बढ़े हैं। असल में देखिए, जो समाज का कार्यकर्ता होता है ना, वो परेशानी से जूझता है तो परेशानी में ही घिर जाता है, लेकिन समाज धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब हमारे देश को आज़ादी मिले हुए कुछ साल नहीं हुए, इंटरनेट तो अभी आया है, देश में बहुत सारी परेशानियां हैं,
लेकिन क्या ये पहले से ज्यादा है कि कम, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आज 2 महिलाएं आपके पैनल पे बैठ करके ये बात कह पा रही हैं, ये 2024 का भारत है, तो ये भी हुआ है। जागरूकता बढ़ी है। आज 2 लड़कियां सेक्स वीडियो पे बोल रही हैं, ये आज से 30 साल पहले के भारत में हो ही नहीं सकता था। पुलिस आ जाती, जेल में चले जाते, आप चले जाते जेल के अंदर, तो ये 30 साल में आगे बढ़ा। बस परेशानी क्या है कि हम जैसे लोग जो कि सीधा उस व्यक्ति से बात करते हैं जिसको दर्द हो रहा है, जैसे अस्पताल में जो इमरजेंसी का कमरा है ना, हम लोग वहां बैठे हुए हैं, तो हमें तो खाली वो दिख रहा है, लेकिन जागरूकता से लोग बचते भी हैं। ये वीडियो जितने लोग देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 लोग देखेंगे ना तो 10 बात करेंगे, 10 जो बात करेंगे ना उनमें से एक कोई बच जाएगा। ये सच्चाई है। इसीलिए बार बार सिंगापुर, यूएई, वॉशिंगटन, पता नहीं कहां कहां जाकर के हम लोग ये बात कर रहे हैं। इसकी वजह ही यही है। स्कूल में जाइए, जागरूकता फैलाइए, अपनी सावधानी हर जगह पर, रोड पर हो, घर पर हो, पहले हमारे ऊपर होती है। फिर जब हम वोट देने जाए, तो जब हम वोट देते हैं, क्या हमारा एमएलए एमपी की बात कर रहा है? अगर पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रही, तो पुलिस से रिपोर्ट लिखवाना ये एक नागरिक का ही काम। ये थोड़ा आइडियलिस्ट साउंड कर रहा है, लेकिन एक नए देश में, और भारत एक बहुत नया देश है, अभी तो शुरू हुआ है, इसको सुधारना हमारे ऊपर ही है। आइडियलिज्म की बात है, लेकिन सुधार आइडियलिज्म से ही आता है। चलता है, सोचेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा, क्या पता इससे बुरा भी हो जाए, जैसे कि वातावरण में हुआ है। तो ये प्रदूषण हमारी जिंदगी में ना घुस जाए, इसके लिए हर मोर्चे पे, जैसा उन्होंने कहा ना, जब भी गलत हो, वो आवाज, वो व्हाट्सएप, वो ट्वीट, वो इंस्टाग्राम की रील, इस वीडियो का लाइक बहुत जरूरी है। और ताकत है, वो ताकत उस एक वोट में है, वो ताकत उस वक्त है कि जब वो दोस्त पूछता है, यार मेरे साथ चलोगे एफआईआर लिखवाने, क्या आप उठ करके जा रहे हैं? इन छोटी 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 बहुत सारी छोटी चीजों से एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब हो गई ना, इतनी सारी रिपोर्ट्स हो गई, पहली रिपोर्ट तो आई गई, अब इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। और क्या सरकार के साथ इन लोगों ने ब्रीफिंग की है, मिनिस्ट्री के साथ जाकर के, विदेश में जाकर के, ये सारी चीजें अगले 5, 10, 15, 100 साल में बदलाव लाएंगे। ये बदलाव आएगा बहुत धीरे, वो हमें पता है, वो हम चारों को पता है। हम लोग 15 साल से ये कर रहे हैं। एक तरफ कहें तो बहुत और काम करना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो आज हमारे विक्टिम्स को पता चल गया कि ये उनके साथ फ्रॉड नहीं, सेक्सटॉर्शन हो रहा है। उन्हें पता है कौन सा क्राइम है, तो उन्हें पता चलेगा कौन सा कानून है। पुलिस वाले को सही बात तो बता सकते हैं। ये बदलाव लाने में 10 साल लग गए, रिपोर्ट लिखवाने में भी क्या पता 10 साल लग जाए, लेकिन वो एफर्ट लगाना बहुत जरूरी है, और वो दिन रात करना जरूरी है। बात होती रहनी चाहिए। बात होती, जागरूकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। वो आइडिया अगर मन में पहुंच गया तो फिर सिर्फ साधन की कमी है। जागरूकता की बात पे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इसमें हमारा सिनेमा कितनी मदद कर सकता है? आई थिंक बहुत मदद करता है। मुझे अभी तक याद है कि दबंग पहली या दूसरी दबंग के अंदर सलमान खान कहते हैं 2 बूंद पोलियो के, उससे बड़ी अवेयरनेस पोलियो की शायद ही कभी हुई हो। उनके वो 2 सेकंड, जब कोई भी बड़ी पिक्चर, जैसे कि अभी अनन्या पांडे की आई थी, कंट्रोल आई थी, या एक बहुत पहले तो नहीं, लेकिन राजकुमार राव की एक फिल्म मुझे याद आ रही है, LSD, लव, सेक्स और धोखा। इन पॉइंट्स को छू करके सही तरीके से दिखाना। अब आपको ये भी देखना है कि आप इसको अपराध की तरह दिखाइए, आप अपराधी को हीरो मत बना दीजिए, जो कि बहुत सारी सिनेमा में होता है। तो जिम्मेदारी का सिनेमा यहाँ पे चाहिए, राइट? वरना तो बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो कि गैंगस्टर बनना चाहते हैं। हम लोग बात करते हैं स्कूलों में, तो लोग कहते हैं हमें तो बाहुबली बनना है, हमें तो ये क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना है जो कि लड़ाई पिटाई कर दे। तो जिम्मेदारी का सिनेमा जरूरी है, जहां अंत में जीत पुलिस अफसर की हो और अपराधी की ना हो। जिम्मेदारी का सिनेमा बनना जरूरी है, और बेहद जिम्मेदार लोगों के मुंह से ये बात सुनने को मिल रही है, और बहुत अच्छा शानदार काम कर रहे हैं। जिम्मेदार मैं इनका काम देखने के बाद ही बता रहा हूँ। तो शानदार बातचीत रही, बहुत अच्छा काम है आप लोगों का, और आगे भी हम आपका काम ट्रैक करेंगे, फॉलो करेंगे। सोशल एंड मीडिया मैटर्स पे अब नज़र रहेगी, और मुझे यकीन है कि कई सारे नए दोस्तों की भी रहेंगी। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के बाद। सारा दिन यहाँ पर है, गोवा में गर्मी है, मैं आपको बता दूं। नॉर्थ इंडियन जितना भी ये देख रहे हैं, ठंड आ गई है आपके यहाँ नहीं आई है भाई।
इतनी गर्मी है और इनकी एनर्जी खत्म ही नहीं होती बॉस। मैं थक गया हूँ। ये लोग अभी भी आप देख रहे हो कि मैं लो टोन में ही बात कर पा रहा हूँ, ये लोग ऊर्जा से भरे हुए हैं। मजा आ जाता है इन लोगों के साथ, बेहद शानदार काम कर रहे हैं। तो थैंक यू मैं सो दो मच। बातें बोलना चाहूंगी जी। बंद करने से पहले। पहला ये कि अब क्राइम का कोई जेंडर नहीं रह गया है। राइट, पहले था कि क्राइम जो होता था वुमेन सेंट्रिक था। 2024 तक आते आते हम उसको पॉजिटिव देखना चाहते थे, पर वो उल्टा नेगेटिव हो गया है कि अब उसका कोई जेंडर नहीं बचा है। हमने महिला की बात करी, पुरुषों की बात करी, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया है। तो इसलिए मतलब अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम लोग 2024 में आके हम कोई जेंडर की जो हम बात कर रहे हैं वो कोई पॉजिटिव सेंस में बात कर पा रहे हैं। वहां पे जब 1970 में महिलाओं ने शुरू किया था, उनका एजेंडा ये था कि महिलाओं के साथ क्राइम कम हो, बल्कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी लपेटे में आ गए हैं। तो अब क्राइम का कोई जेंडर रहा नहीं है। दूसरी बात ये कि हम लोग चेंज की अडेप्टेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब पॉजिटिव चेंज होता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, नेगेटिव के पीछे फटाफट भाग जाते हैं। तो यही जो हम लोग ने सेक्सटॉर्शन की सारी बात करी, जिस तरीके से कमरों में बैठ के उसको किया जा रहा है, जिस तरीके से छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है या मिडिल एज यंग बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये सब चीजें जो है हमारे आगे के देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। तो जितना हम लोग लो लेवल पे जाएंगे अवेयरनेस के लिए, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जब तक इसको मैंडेटरी नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हम इसका एक बदलाव नहीं देख सकते। वो ड्राइव तभी आएगा जब छोटा बच्चा बात, इसमें हमें पॉजिटिविटी देखनी है और इसमें कोई क्राइम होना नहीं चाहिए। तभी रूह कांपेगी जब हमको लगेगा कि हमें बदलाव लाना है। रूह तब तक नहीं कांपती जब तक हमारे घर में कोई क्राइम नहीं होता है। तो ये जब तक दो चीजें हम लोग नहीं सोचेंगे, हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ बैठ के भी हम इसके बारे में जो है जितने लोगों तक जागरूकता फैला सकते फैलाएंगे, पर हमें जा जाके उनसे बात भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बातचीत से ही हल निकलता है। ये तमाम समस्याओं का बहुत ही बेसिक सोल्यूशन है। बात करने से बात बनेगी, ऑब्वियसली बात करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, यही रीत है। आप देखते रहिएगा एम बोले तो।